नमस्कार। गुण संधि के अगले भाग में आप सभी का स्वागत है। आज हम गुण संधि का तीसरा और आखिरी रूल पढ़ेंगे, आखिरी नियम पढ़ेंगे, जो ये है कि यदि अ या आ के साथ री आ जाए तो उसके जवाब में उत्तर में अर ये आएगा, यानी अर की ध्वनि आएगी। पहले आ जाएगा, फिर आधा र आ जाएगा। अब कैसे आएगा वो हम उदाहरण के द्वारा देखते हैं। उससे पहले जो हमने अभी तक पढ़ा है उसका एक बार रिवीजन कर लेते हैं। इससे पहले हमने पढ़ा था, सबसे पहले हमने दीर्घ संधि को पढ़ा था। दीर्घ संधि के नियम ऐसे थे, अ या आ के साथ समान स्वर अ या आ, और उत्तर में दीर्घ स्वर यानी बड़ी मात्रा आ। इसी तरह ई या ई के साथ भी समान स्वर यानी ई या ई, और उत्तर में बड़ी मात्रा। ऊ के साथ वापस ऊ या ऊ, और उत्तर में हमेशा बड़ी मात्रा। ये दीर्घ संधि पढ़ रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं। एक बार नियमों को एक बार देख लेते हैं। उसके बाद था दीर्घ संधि का अंतिम नियम था री के साथ री, यानी कि उत्तर में आएगा दीर्घ री। ये हो गए दीर्घ संधि के नियम। दीर्घ संधि में सारी की सारी मात्राएं समान होती है आपस में। आ के साथ आ आएगा, ई के साथ ई आएगा। ये मात्राएं समान होती है, इसलिए दीर्घ संधि को समान स्वर संधि भी कहते हैं। समान स्वर संधि। उसके बाद हमने पढ़ना शुरू किया गुण संधि को, और गुण संधि के नियम एक बार देख लेते हैं। गुण संधि में 3 नियम हैं। सबसे पहले तो गुण मात्राएं कौन सी है, देखिए ए, ओ और अर, ये गुण संधि की मात्राएं या गुण संधि की ध्वनियां हैं। अब कैसे कि गुण संधि से असमान स्वर शुरू हो जाते हैं। कैसे, अ या आ के साथ ई या ई, क्योंकि आ के बाद पहला असमान स्वर ई ही होगा। उसके बाद दूसरा असमान होता है आ के साथ ऊ या ऊ, और उसके बाद होता है या आ के साथ री। तो ये असमान स्वरों की श्रृंखला शुरू हो गई। हमने ये नियम पढ़ लिया था, ई वाला और ऊ वाला नियम हमने पढ़ लिया था। अब हमें आ के साथ री वाला नियम पढ़ना है, तो आज इससे शुरू करते हैं। वैसे देखा जाए तो इसमें कई सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी हैं कि सबसे पहले दीर्घ संधि से समान स्वर शुरू हुए, आ के साथ आ, ऐसे मान लीजिए, और क्रमशः ई ऊ और री, ये समान स्वर है। अब उत्तर में भी तो देखिए, आ और ई की मात्रा, ऊ की मात्रा और री की मात्रा, क्योंकि छोटी मात्रा उत्तर में आती ही नहीं, बड़ी मात्रा ही आती है। तो अ और आ को अ और आ समझ लीजिए, ई को ई और ई समझ लीजिए, ऊ को ऊ समझ लीजिए, और री को री ही समझिए। अब आगे के उत्तर देखते हैं। अब ये तो हो गई दीर्घ संधि। ऐसे मान लीजिए, क्योंकि आपको पता है आ, फिर ई और ई का नियम था, फिर ऊ और ऊ का नियम था, ऐसे मान लीजिए, और फिर री के साथ री का नियम था। तो ये क्रमशः यहाँ पर चल रहे हैं समान स्वर, आ ई ऊ और री, और यहाँ पर भी क्रमशः है आ ई ऊ और री। ऐसे क्रम से ही तो होता है, आ ई ऊ और री। अब छोटी ई छोटा ऊ तो आने से रहा, तो यहाँ पर दीर्घ मात्राएं बड़ी मात्राएं आ रही है, लेकिन चलेगा हमेशा क्रमशः। आगे देखते हैं। ध्यान रखें, हमने री तक के उत्तर देख लिए थे। तो री के बाद जब गुण संधि को देखते हैं कि आ के बाद ई, तो यहाँ पर ए आ जाएगा, क्योंकि री के बाद ए आता है। फिर आ और ऊ। अब क्योंकि ए के बाद बड़ी मात्रा में या छोटी मात्रा में, जो भी है, छोटी मात्रा बड़ी मात्रा तो वहाँ होती है, आ ई में होती है। पहले ए, फिर क्रमशः ओ आ गया। अब ए और औ जो होते हैं वो अगली संधि में आएंगे, लेकिन फिर भी
किसी तरह से हम तालमेल बिठाकर यह समझ सकते हैं कि पहले आ, ई, ऊ, री, फिर ए, ओ और एक ये अलग ध्वनि है अर की ध्वनि। री से बनने वाले जितने भी नियम हैं उनका ध्यान रखें कि दीर्घ संधि में री प्लस री बराबर वो दीर्घ री, गुण संधि में आ प्लस री बराबर अर की ध्वनि। और इसके बाद एक और संधि आएगी यण संधि। जब वो पढ़ेंगे तब पता चलेगा कि री के साथ असमान स्वर आएंगे तो र की ध्वनि उत्पन्न होगी। अब यहाँ पर आ के साथ असमान स्वर है यानी कि री है तो अर की ध्वनि आएगी। इसी नियम को आज पढ़ते हैं। तो शुरू करते हैं। अ या आ के साथ री की ध्वनि बराबर अर। तो देखिए ये एक शब्द है वसंत प्लस ऋतु। अब यहाँ पर उत्तर आना चाहिए अर ध्वनि का। अर ध्वनि में ये जो पहले त में अ की मात्रा इसको निकाला और आगे री, इन दोनों को हम आपस में मिलाएंगे तो ये अर की मात्रा, अर की ध्वनि प्रकट होगी। अब जो अर की ध्वनि बनेगी उसमें से जो ये अ है ये तो इस त में लग जाएगा। यहाँ पर री कटा हुआ है क्योंकि त में अ की मात्रा और री को मिलाकर ही तो अर बना है। यहाँ पर री हट गया, आगे आधा र है, आधा र इसके ऊपर लग जाएगा। हम ज़्यादा उदाहरण पढ़ेंगे तब हमें अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो वसंत प्लस ऋतु का होगा वसंत ऋतु। इसको हम अलग अलग करके भी देख लेंगे, मात्राओं को अलग अलग करके देख लेंगे तब अच्छे से समझ में आ जाएगा। खैर ये वसंत ऋतु हुआ। अब देखिए एक शब्द होता है शीत प्लस ऋतु। शीत प्लस ऋतु। अब जब भी आप पढ़ें तो नियम ऊपर लिख कर रखें। तो देखिए यहाँ पर श में ई की मात्रा हुई, त में अ की मात्रा हुई, उसके बाद री और फिर त में ऊ की मात्रा हुई। हमें यहाँ पर संधि इस अ की और इस री की करनी है। जब संधि हो जाएगी तो ये नष्ट हो जाएंगे। इनकी जगह क्या बचेगा? अर बचेगा। तो देखिए इनकी यहीं पर संधि करते हैं, अलग अलग रखते हुए संधि करते हैं। उत्तर आना चाहिए अर, क्योंकि ये नियम है। ठीक है, अब जब अर आया ये इसका उत्तर है। अब इसको इस शब्द में कैसे फिट बैठाना है कि श में ई है, श में ई की मात्रा का शी हो गया। अब आप देखें तो त के आगे अ की मात्रा है तो इसको त को पूरा लिख देते हैं। फिर ये आधा र है, फिर त में ऊ की मात्रा है। तो आप सभी को पता है कि आधा र हमेशा अक्षर के ऊपर लगता है। जैसे कि ये आधा र ऊपर और फिर तू, आधा र जिससे पहले होता है उसके ऊपर लग जाता है। तो यहाँ पर आधा र इस त ऊ के पहले है तो त के ऊपर लग जाएगा, शीतर तू। ऐसे। अब एक और शब्द को देखते हैं। सप्त प्लस ऋषि। सप्त प्लस ऋषि। तो देखिए स में अ की मात्रा, फिर प में कोई मात्रा नहीं, आधा है, फिर त में अ की मात्रा। अब यहाँ पर प्लस लगा देते हैं। अ के बाद री, री के बाद श में ई की मात्रा। ये श में ई की मात्रा, इसको हमने ऊपर नीचे लिख दिया, जगह नहीं आ गई इसलिए। तो स में अ की मात्रा को ऐसे जोड़ देंगे। अच्छा, उससे पहले इसमें संधि कर लेते हैं। संधि होनी है इस अ में और इस री में। तो यहाँ पर
ये दोनों आपस में नष्ट हो जाएंगे और पीछे बचेगा अर। ये अ और ये र, आधा र है, ध्यान रखें आधा र, क्योंकि नियम में ये लिखा है अ के बाद आधा र। तो स में अ मिलकर हो गए स, ये रहा आधा प का आधा प, फिर त के आगे अ है तो त को पूरा बना दिया, फिर आगे आधा र है और उसके बाद श और ई की मात्रा। तो आधा र हमेशा जिस शब्द के माफ़ कीजिए अक्षर के पहले होता है उसके ऊपर लग जाता है। तो यहाँ पर श और ई के पहले आधा र है तो पहले श और ई लिखा, उसके ऊपर री लिख दिया। पढ़ने में ये शी से पहले र बोला जाएगा, सप्तर्षि, क्योंकि ऊपर जो भी वर्ण ऊपर होता है, जैसे माफ़ कीजिए खासकर र जब ऊपर होता है तो पहले बोला जाता है, र जब नीचे होता है तो बाद में बोला जाता है। जैसे कि दो शब्द देख लेते हैं। ये एक शब्द है गर्म, यहाँ पर र ऊपर है तो ये म से पहले बोला जाएगा। और एक ये शब्द है क्रम, ये क के नीचे लिखा हुआ है तो क के बाद बोला जाएगा। यहाँ पर ये जो र है ये लघु है, आधा है, आधा बोल देते हैं अपनी भाषा में, आधा र है। और यहाँ पर र आधा नहीं है, यहाँ पर र पूरा है, यहाँ पर क आधा है, क आधा, क्योंकि बोल के देखिए क्रम, तो र में तो अ की मात्रा है क्र, र को हम लंबा बोल सकते हैं। क के बाद हाथों हाथ हमें र बोलना पड़ता है, र को भले ही लंबा बोल सकते हैं लेकिन क को ज़्यादा नहीं बोल सकते, क्रम ऐसे बोला जाता है। इसलिए क यहाँ पर आधा है, यहाँ पर र पूरा है, पूरा र। जब र नीचे होता है तो पूरा है, जब र ऊपर होता है तो आधा है। ऐसे याद रखें कि जो ऊपर होता है वो मरीज होता है, उसको उठा के ले जाना पड़ता है, इसलिए वो आधा है। जो नीचे होता है वो मजबूत है, वो है जो इस मरीज को अपने कंधे पर उठा कर ले जा रहा है। जैसे कि ये गर्म में ये म मजबूत है जो र को उठा कर ले जा रहा है, ये र है मरियल, आधा र, बीमार है। अगर र ऊपर है तो र आधा है, ये ध्यान रखें। अब देखिए इसके बाद एक और शब्द है देव प्लस ऋचा। तो द में ए की मात्रा और व में अ की मात्रा, उसके आगे री, उसके आगे च में आ की मात्रा। संधि होनी है इस अ में और इस री में, नियम भी यही है, अ या आ प्लस री बराबर अर, चाहे आ हो चाहे अ हो, आगे री हुआ तो अर की ध्वनि निकलेगी। तो हम इनको यहाँ पर हटाकर अर की ध्वनि यहाँ पर लिख देते हैं, अर लिख देते हैं। अब देखिए कि बाकी सब तो ठीक है, व के आगे अ बचा है तो वह हो जाएगा पूरा। उसके बाद आधा र है तो आधा र लगेगा अपने बाद वाले अक्षर के ऊपर, उसके बाद है चा, तो चा के ऊपर र लग जाएगा। और उसके पहले द ए, तो द ए का दे बन गया, देवर चा, खुला खुला लिख देते हैं, देवरचा। देवरचा बोलते हैं तो अर की ध्वनि हमारे गले से निकलती है। अगला उदाहरण है उत्तम प्लस ऋण। तो ऊ खुद एक मात्रा है, ऊ में कोई मात्रा नहीं होती, और उसके बाद आधा त, उसके बाद त में हलंत लगा देते हैं, फिर पूरा त क्योंकि आगे अ की मात्रा है, फिर म में अ की मात्रा, और आगे री, और आगे ण में अ की मात्रा है। तो देखिए इस अ और इस री की संधि करेंगे तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे और उत्तर में बचेगा अर। उस अर में आधे र के बाद ण और अ है, तो ण और अ को हम पूरा लिख देते हैं, ये लिख दिया ण। अब सबको एक बार थोड़े ढंग से लिखते हैं, उत्तम, उत्तम को पूरा लिख दे, उत्त तक पूरा लिख देते हैं, ये उत्त। अब क्या बचा, आधा म, उसके बाद अ, फिर आधा र और ण,
तो आधा म और उसके बाद अ है तो ये म पूरा हो जाएगा, ये हो गया म। अब क्या बचा है, आधा र और ण। आधा र हमेशा ण के ऊपर लगेगा, तो ये हमने यहाँ पर इसके ऊपर लिख दिया, उत्तम और ण। अब उम्मीद है कि आपको ये नियम थोड़ा सा समझ में आया होगा। एक उदाहरण और देख लेते हैं। देव प्लस ऋण, इसको ऊपर लिख देते हैं थोड़ा, देव प्लस ऋण। इसको अलग अलग करके देखते हैं। द में ए की मात्रा है और व में अ की मात्रा है। इसके बाद री के बाद ण में अ की मात्रा। तो देखिए द और ए मिलकर तो दे हो जाएंगे। आधा व है, आधा व के बाद संधि है, तो अ और री मिलकर अर हो जाएंगे। ये हो गए अर की ध्वनि आनी चाहिए। अब देखिए जो सॉल्यूशन उत्तर बचा है, जवाब बचा, व में अ की मात्रा, ये रही व में अ की मात्रा, ये व लिख दिया और इसको यहाँ पे दे। व में अ की मात्रा आ गई। जब संधि हुई उसके बाद भी अर बचा, तो जो अ है वो उसके आगे वाले वर्ण में लग जाएगा, उसके पहले वाले में लग जाएगा, मात्रा लग जाएगी। फिर आधा र, फिर ण और अ बचा, तो आधा र हमेशा अपने आगे वाले वर्ण के ऊपर लगता है। पहले यहाँ पर ण को पूरा लिख देते हैं, ये ण पूरा लिख दिया। अब आधे र को सही ढंग से लिखते हैं, तो आधा र इसके ऊपर आ जाएगा, देवर्ण। अब हम संधि विच्छेद करते हैं। देखिए एक शब्द है हिमर्तु। आपसे पूछ लिया जाए कि हिमर्तु शब्द का संधि विच्छेद करो और कौन सी संधि है बताओ, तो यदि ए, ओ और अर ये ध्वनियाँ हमें सुनाई दे तो हम वहाँ पर कोशिश कर सकते हैं कि गुण संधि हो। अगर अक्षर को, वर्ण को तोड़ने के बाद दोनों तरफ सार्थक शब्द बने मिले तो हम यहाँ पर गुण संधि मान सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए जब हम हिमर्तु का उच्चारण करते हैं तो हिमर्तु, म के बाद अर का उच्चारण होता है, अर की ध्वनि आती है, ध्वनि का यहाँ पर महत्व होता है। जैसे मान लीजिए एक नियम यह भी, नियम क्या, एक अपने समझने की बात है, जैसे अर तू, अर्शी, अर्ण, इस तरह की ध्वनि आए तो आप गुण संधि कर दीजिए। और क्या, जैसे कि अब यहाँ पर हिमर्तु लिखा हुआ है तो हम इसको भी एक बार अलग अलग करते हैं। मान लो किसी को समझ में ही नहीं आए कि इसको संधि विच्छेद कैसे करूँ, तो इसको अलग अलग करके देख लो। ह में ई की मात्रा, म में अ की मात्रा, जो जैसा दिख रहा है हमें वैसा लिखना है एक बार। उसके बाद आधा र, फिर त में ऊ की मात्रा। तो ये देखिए यहाँ पर अ और र हमें दिख रहे हैं खुल्लम खुल्ला, तो हमें इस अ और र को तोड़ना है। तो नियम का उल्टा कीजिए, मतलब उदाहरण से नियम की ओर चलिए, उत्तर से प्रश्न की ओर चलिए। जब अ या आ प्लस री हो, अ या आ प्लस री, तो हमें अर की ध्वनि उत्तर में लिखनी है। लेकिन जब अर की ध्वनि उत्तर में आ जाए तो उल्टा चल के अ या आ प्लस री वाला नियम अप्लाई करना है। तो हम इस अर को यहाँ से हटाएंगे एक बार, और यहाँ पर अ या आ में से जो भी सही हो, या तो अ आएगा या आ आएगा, दोनों तो आने से रहे। अब जब यहाँ पर हिम है तो हिमा तो होने से रहा, हिम ही आएगा, तो अ के बाद री कर देते हैं। मान लीजिए आपने आ के बाद री कर दिया, मान लीजिए भाई किसी को कन्फ्यूजन हो कि अ क्यों किया, आ क्यों नहीं किया, तो इसका यह है कि ह और ई मिलकर तो हो जाएंगे ही, म और आ मिलकर हो जाएंगे माँ। बीच में प्लस लगा देते हैं क्योंकि इसी ये आ प्लस री इनको अलग करना था, तो आ और री के बीच में प्लस का निशान लगा देंगे, तो आ की मात्रा म में लग गई, उसके बाद में हमने ये प्लस लगा दिया, आगे बचा री और त और ऊ मिलकर तू हो गए। तो उत्तर आएगा हिमा प्लस ऋतु। तो हिमा गलत शब्द होता है, हिम सही शब्द होता है।
तो हम यहाँ पर भी आ नहीं करके अ कर देंगे। हिम प्लस ऋतु। अब देखिए जब नियम होता है तो या आ ई या ई ऐसा करके या में आता है कि या ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, लेकिन होगा कौन सा जो शब्दों की दृष्टि से सही हो। हिमा शब्द नहीं होता है, हिम शब्द होता है, इसलिए आ प्लस री नहीं करके अ प्लस री हमने यहाँ पर किया। संधि विच्छेद करने में यही समस्या होती है कि कन्फ्यूजन होता है कि अ या आ में से अ आएगा या आ आएगा। तो वो आप दोनों को लिख के देख लें, जो ठीक लगे, जो प्रैक्टिकली सही लगे कि हाँ हिम शब्द होता है, हिमा शब्द नहीं होता, तो वो आप लिख दें। अब एक शब्द है अधमर्ण, अधमर्ण। अब यहाँ पर अर की ध्वनि यहाँ पर प्रकट हो रही है, ण से पहले अर की ध्वनि प्रकट हो रही। तो यहाँ पर जब अर की ध्वनि जहाँ पर भी आ रही है उस अर की ध्वनि को ही अलग करना है। कैसे करेंगे, पहले इन सब को अलग अलग लिख देते हैं। अ में कोई मात्रा नहीं, अ स्वयं मात्रा। ध में अ की मात्रा, म में भी अ की मात्रा, अ के बाद आधा र और फिर ण में अ की मात्रा। अब यहाँ पर अर कहाँ बन रहा है, देखिए अ ध अ म अ र ण अ र यहाँ बन रहा है अर। यही उत्तर होता है, अ या आ प्लस री का उत्तर अर होता है। अर यहाँ पर बन रहा है, हमें इसका संधि विच्छेद करना है, तो अर की जगह अ या आ प्लस री लिख देंगे। अ या आ में से अ होगा कि आ होगा, वो हमारी कॉमन सेंस पे डिपेंड करता है। कैसे कि म के बाद अगर अ होगा तो इसका उत्तर होगा अधम, क्योंकि ये अ ध और अ, ध म और अ, म, अधम। प्लस, चलो इनको ऊपर वालों को हटा देते हैं। हाँ, अधम, म वाला अ है, अ के बाद री, क्योंकि अ आ प्लस री में एक अकेला री होता है। अ आ प्लस ई में ई और ई दोनों होते हैं, ऊ में ऊ और ऊ दोनों होते हैं। यहाँ पर री में ये समस्या नहीं है, आप अ या आ कुछ भी हो, बाद में तो री लिखना है कम से कम। और उसके बाद जो बचा है ण में अ की मात्रा, तो इसको पूरा लिख देते हैं। ये अ की मात्रा इस म में लग जाएगी। इसको वापस अच्छे से समझ लेते हैं। ये अ वैसे के वैसे आ गया, ये ध वैसे के वैसे आ गया। हमने अलग अलग करके इसलिए लिखा था ताकि आसानी से समझ में आ जाए। अब मान लो कि जिसके बाद में जिसके पहले अर की ध्वनि है उसको अलग करते हैं। तो यहाँ पर म प्लस अ, म में अ की मात्रा, उसके बाद आधा र, ठीक है, अर आ गया, हमें अपना अर मिल गया, तो इसको बंद कर दें। आगे जो भी है उसको पूरा लिख देना, ठीक है। म को भी नहीं लिखते तो भी चलता, लेकिन म में अ की मात्रा है, जो अर की ध्वनि आ रही है उसमें जो अ है वो म के साथ लगा हुआ, इसलिए हमने म को इस कोष्टक के अंदर रखा है। ये अ और र, बस इसको तोड़ना है। अब जब हम इसको तोड़ेंगे, जब अर की ध्वनि को तोड़ेंगे तो अ या आ प्लस री आएगा, तो इधर तो री पक्का आएगा, इधर अ आएगा या आ आएगा। अधम, म में जब अधमा शब्द तो नहीं होता, अधम शब्द होता है, सबने सुना है। तो म में अ की मात्रा लगाएंगे, अ प्लस री, ये होगी संधि विच्छेद। अब म अ है तो इसको आधा म और अ है तो म को पूरा करके लिख देते हैं, ये म प्लस री प्लस ण। तो यहाँ पर अब कोष्टकों को हटा दें, अधम प्लस ऋण हो जाएगा। ये रहा आपका उत्तर। एक और उदाहरण देख लेते हैं, फिर वीडियो को समाप्त करते हैं। नारदर्शी, नारदर्शी, यहाँ पर भी अर की ध्वनि द के बाद आ रही है, या शी से पहले आ रही है। नारदर्शी, दर्शी, तो जहाँ पर ध्वनि आ रही है उन्हीं को अलग करेंगे अब हम। जैसे ना, र, इनमें कोई ऐसा है नहीं, तो इनको
वैसे के वैसा लिख देते हैं। अब दर्शी, चलो इसको लिख देते हैं दर्शी, दर्शी, ये हमने लिख दिया दर्शी, ठीक है, पूरा लिख दिया। अब हमें जो कुछ भी संधि विच्छेद करना है इस कोष्ठक के अंदर ही करेंगे। दर्शी, तो द और शी को अलग अलग करके लिख देते हैं। द आधा किया, दर्शी में द में अ की मात्रा, उसके बाद आधा र, उसके बाद शी को अलग नहीं करेंगे और कोष्ठक को यहाँ से बंद कर देंगे। अब ये जो पीछे शी लिखा हुआ है इसको आज़ाद कर देते हैं। तो ये ना, र और ये शी, इनमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। जो ये द और र, क्योंकि द के बाद अ और र की ध्वनि आ रही है, तो हम द को भी एक बार साथ में लिख देते हैं। अब ये ध्वनि द के बाद में आ रही है, द के बाद एक अ है एक र है। अब यहाँ पर ध्यान रखें, अभी तक हमने संधि विच्छेद नहीं किया है, अभी तक हमने सिर्फ इस शब्द को अलग अलग करके लिखा है, मात्राओं को अलग अलग करके लिखा है, उन्हीं मात्राओं को अलग किया है जिनमें संधि होनी है। बाकी वालों को कोई मतलब नहीं है, नार शी, इनको अलग अलग लिखने से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, समझ में नहीं आता है तो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, पर कोई मतलब नहीं। अब अ और र यहाँ पर आ रहा है, अ और र को अब अलग अलग करना है। अब उल्टा चलिए, अब नियम का जो उत्तर होता है उसको नियम की जगह रखें, उत्तर को नियम की जगह रखें। यानी कि पहले था अ आ प्लस री बराबर अर, अब अर बराबर अ आ प्लस री, तो अर की जगह पर क्या आएगा, अ या आ प्लस री आएगा। दोनों लिख देते हैं, अ या आ प्लस री। अभी तक ये कोष्टक बंद है, कोष्टक को खोलना नहीं। अब जब यहाँ पर लिखा है अ या आ, तो नारद, नारद होता है या नारदा होता है, नारद ही होता है, तो आ हटा देंगे। अब बचा नार, द में अ की मात्रा प्लस री प्लस शी, तो हो गया संधि विच्छेद। कोष्टक को हटा देते हैं। ऋषि, अब ये बचा हमारे पास, तो द में अ की मात्रा है, इसको जोड़ देते हैं, ये रहा द, नारद, जो इसके बाद जो प्लस था उसको हम यहाँ लगा देंगे, उसके बाद था री और शी, नारद प्लस ऋषि, नारद और ऋषि का हुआ नारद प्लस ऋषि। तो जहाँ पर अर की ध्वनि सुनाई दे उसको अलग से लिखें और उसको अलग अलग करें। अर की ध्वनि का उत्तर होगा अ या आ प्लस री। अब अ या आ में से कौन आएगा, कौन सा वर्ण आएगा, वो आपके समझ पे निर्भर करता है। ठीक है, तो गुण संधि को समाप्त करते हैं यहाँ पे। इसके बाद हम पढ़ेंगे वृद्धि संधि। तो आज का वीडियो इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।